आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 12वीं के अनिवार्य हिंदी विषय 10वीं आरबीएसई व 10वीं सीबीएसई के हिंदी विषय से क्रिया व क्रियापद का पद परिचय। गत कक्षा में हमने क्रिया की परिभाषा व क्रिया के क्रम के आधार पर भेदों का अध्ययन किया था। अब आगे हम प्रयोग, रचना एवं अन्य आधार पर क्रिया के कौन कौन से भेद होते हैं, इनका विस्तृत अध्ययन आज की सभा में करेंगे। तो संरचना के आधार पर क्रिया का पहला भेद है संयुक्त क्रिया। जैसा कि इसके नाम से ही परिभाषित होता है, संयुक्त क्रिया का अभिप्राय समूह क्रिया अर्थात एक या एक से अधिक क्रियाओं का वाक्य में समूह या संयुक्त रूप से प्रयुक्त होना। कहने का अभिप्राय है दो अलग अलग भिन्न अर्थ रखने वाली क्रियाएं जब वाक्य में एक साथ प्रयोग में आती हैं तो वे संयुक्त क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे कि उदाहरण हैं, अतिथि आ गए हैं, स्वागत करो। इस वाक्य में आप देख रहे हैं आ गए यह मुख्य क्रिया है और स्वागत करो यह सहायक क्रिया है। तो वाक्य में भिन्न अर्थ रखने वाली एक मुख्य क्रिया तथा दूसरी है सहायक क्रिया। इस प्रकार दो भिन्न अर्थ रखने वाली क्रियाओं का प्रयोग इस वाक्य में हुआ। इसी तरह बच्चा विद्यालय से लौट आया, तो अंतिम आप क्रियापद देख रहे हैं लौट आया। इसमें भी दो अलग अलग अर्थ रखने वाली क्रियाओं का यहाँ प्रयोग हुआ है, अतः यह भी संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। मैं आपको बता दूं कि संयुक्त क्रिया में जो पहली क्रिया होती है उसे हम मुख्य क्रिया तथा जो दूसरी क्रिया होती है उसे रंजक क्रिया या सहायक क्रिया भी कहते हैं। चलिए अगला भेद समझते हैं। अगला भेद है नाम धातु क्रिया। नाम धातु, यहाँ दो शब्द हैं, एक है नाम और एक है धातु। अभिप्राय ये हुआ कि क्रिया का मूल रूप जो है वह धातु होता है, ये हमने गत कक्षा में अध्ययन किया था। लेकिन जब नाम को धातु की तरह प्रयोग किया जाए तो वह क्रिया होती है नाम धातु क्रिया। नाम से यहाँ अभिप्राय है संज्ञा नाम, सर्वनाम या विशेषण। इनको जब हम धातु की तरह प्रयोग करते हैं तो वे नाम धातु क्रियाएं बन जाती हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं हाथ, यह एक संज्ञा है। यदि इसके साथ ना प्रत्यय लगा दिया जाए तो शब्द बनता है हथियाना और यहाँ ये बन जाती है क्रिया। इस प्रकार नाम के साथ ना प्रत्यय का प्रयोग करने पर वह क्रिया पद बन जाता है नाम धातु। इसी तरह आप देख रहे हैं सूखा, ये एक विशेषण है। इसके साथ भी यदि ना प्रत्यय लगा दिया जाए तो सुखाना क्रियापद बन जाता है विशेषण से। इसी प्रकार एक शब्द है अपना, ये एक सर्वनाम है लेकिन ना प्रत्यय लगाने पर अपनाना। तो हथियाना, सुखाना, अपनाना ये सब क्रियापद नाम से बने, यानी नाम को धातु की तरह यहाँ प्रयोग किया जा रहा है। अतः ये सब नाम धातु क्रिया के उदाहरण हैं। चलिए आगे समझते हैं। अगला भेद है वह है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया से अभिप्राय यह है कि वाक्य में कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता है, वह दूसरों से कार्य
करवाता है, अर्थात दूसरों को प्रेरित करके प्रेरणा देकर वह कार्य करवाता है। यहाँ लिखा हुआ भी इसी प्रकार है कि जब कर्ता स्वयं कार्य का संपादन किसी दूसरे को करने के लिए प्रेरित करे उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ एक उदाहरण है, सरपंच ने गांव में तालाब बनवाया। इसमें आप देख रहे हैं सरपंच ने स्वयं कार्य नहीं किया बल्कि अन्य लोगों को प्रेरित कर उनसे तालाब का निर्माण करवाया। अतः यहाँ प्रेरणार्थक क्रिया बनवाया का प्रयोग इस उदाहरण में हुआ है। इसी प्रकार अगला भेद है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया से अभिप्राय यह है कि वाक्य में दो क्रियाओं का प्रयोग एक साथ होता है, लेकिन उनमें से एक क्रिया पहले संपन्न होती है तथा दूसरी क्रिया बाद में संपन्न होती है। तो पहले संपन्न होने वाली जो क्रिया है वह पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। इन क्रियाओं पर लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह एक प्रकार से अव्यय तथा क्रिया विशेषण के रूप में भी प्रयुक्त होती हैं। कहने का अभिप्राय जो पूर्वकालिक क्रिया होती है उस पूर्वकालिक क्रिया का न तो कोई लिंग होता है, न वचन होता है, न पुरुष, न काल। वह एक प्रकार से अव्यय होते हैं और या हम उन्हें क्रिया विशेषण भी कहते हैं जो क्रिया की विशेषता बताने का कार्य करते हैं। मैं आपको बताऊं, मूल धातु में कर या करके लगाने से सामान्य क्रिया पूर्वकालिक क्रिया का रूप बन जाती है। जैसे यहाँ एक उदाहरण है, बलवीर खेलकर पढ़ने बैठेगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ दो प्रकार की क्रियाएं हैं, खेलकर और उसके बाद पढ़ने बैठेगा। तो खेलकर इस क्रिया में आप देख रहे हैं खेल, ये जो मुख्य धातु है उसके साथ कर प्रत्यय लग गया है, तो यह पहले क्रिया संपन्न हो गई, अतः यह एक पूर्वकालिक क्रिया है। अब जैसे इसके साथ कर या कर के प्रत्यय लग गया तो यह एक प्रकार का अव्यय पद बन गया है, अतः इसके लिंग, पुरुष, वचन व काल नहीं है क्योंकि अव्यय के नहीं होते हैं। इस प्रकार ये क्रिया पहले संपन्न हुई, अतः यह पूर्वकालिक क्रिया है। पूर्वकालिक क्रिया की विशेष पहचान है कि उसके साथ कर या कर के प्रत्यय जोड़ा जाता है। आगे की बात करते हैं। पूर्वकालिक क्रिया को हम तात्कालिक क्रिया भी कहते हैं। इसमें एक क्रिया के समाप्त होते ही तत्काल दूसरी क्रिया भी घटित होती है। वहाँ धातु के साथ ते, धातु प्लस ते, इस प्रकार से प्रत्यय लगकर क्रिया का निर्माण होता है। जैसे पुलिस के आते ही चोर भाग गया। तो यहाँ आप देख रहे हैं पहले क्रिया कौन सी संपन्न हुई, आते ही, और यहाँ जो है ते प्रत्यय का प्रयोग आना क्रिया के साथ हुआ, आना प्लस ते। इस प्रकार यह जो क्रिया है वह क्रिया है तात्कालिक क्रिया। इसमें आते ही यह तात्कालिक क्रिया है। तो पूर्वकालिक क्रिया की विशेष पहचान है कि उसमें मूल धातु जो होती है उसके साथ कर या कर के प्रत्यय जुड़ता है, और तात्कालिक क्रिया जो इसका ही रूप है उसमें ते प्रत्यय लगता है। चलिए आगे बात करते हैं। ये थे क्रिया के प्रयोग रचना के आधार पर भेद, और उससे पहले हमने कर्म के आधार पर क्रिया के भेदों का अध्ययन किया था, जो कि हम क्रियापद के पद परिचय में जब उल्लेखित करेंगे तो हमारे प्रयोग में आएंगे। अब क्रियापद के पद परिचय में एक अन्य बिंदु होता है वाच्य, उसका भी अध्ययन हम इसी कक्षा में करेंगे। वाच्य, वाच्य का अर्थ होता है बोलना, कि हम क्या बोलना चाहते हैं, हमारे बोलने का उद्देश्य या विषय
क्या है। वाच्य से अभिप्राय समझते हैं कि क्रिया के जिस रूप से ये ज्ञात हो कि उसके द्वारा किए गए विधान का विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। यानी क्रिया किस उद्देश्य को लेकर की जा रही है, क्रिया का विषय क्या है, कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसी के अनुसार उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य के हिंदी में निम्नलिखित 3 भेद माने गए हैं जिनका अध्ययन हम प्रारंभ करते हैं। लेकिन उससे पहले संक्षिप्त में समझ लेते हैं कि 3 प्रकारों का अध्ययन हमें किस आधार पर करना है। पहला भेद है कर्तृवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य, तीसरा है भाववाच्य। कहने का अभिप्राय क्रिया का उद्देश्य यदि कर्ता है या क्रिया का मुख्य संबंध कर्ता के साथ है, लिंग, वचन व काल के आधार पर, तो वह क्रिया का भेद होगा, वाच्य का भेद होगा कर्तृवाच्य। कर्मवाच्य से अभिप्राय है कि क्रिया का मुख्य संबंध यदि कर्म के साथ है, यानी कि क्रिया का लिंग, वचन व काल कर्म के अनुसार प्रयुक्त हुआ है वाक्य में, तो वह होगा कर्मवाच्य। इसी प्रकार अंतिम व तीसरा भेद है भाववाच्य। यदि क्रिया का संबंध भाव से है या यूं कहें क्रिया खुद ही मुख्य क्रिया के रूप में प्रयुक्त होती है, तो वह भाववाच्य के अंतर्गत आ जाएगा। चलिए आगे विस्तृत रूप से अध्ययन करते हैं। पहला है कर्तृवाच्य, यानी जहाँ क्रिया का संबंध कर्ता से होगा। जिस वाक्य में कर्ता की प्रमुखता होती है, कर्ता की प्रधानता होती है, क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग, वचन व कारक के अनुसार होता है। कहने का अभिप्राय क्रिया का सीधा सीधा संबंध कर्ता के साथ होता है, वे कर्तृवाच्य होते हैं। जैसे मोहन फल खाता है, इस वाक्य में आप देख रहे हैं मोहन ये कर्ता पद है और खाता ये क्रियापद है। आप देख रहे हैं मोहन एक वचन व पुल्लिंग है, उसी के अनुसार खाता है इस क्रियापद का प्रयोग भी मोहन के अनुसार ही हुआ है, एक वचन व पुल्लिंग। इसका मतलब क्रिया का संबंध कर्ता से। जैसे लड़कियां गीत गाती हैं, इस वाक्य में आप देख रहे हैं लड़कियां ये कर्ता पद है और गाती हैं ये क्रियापद है। यहाँ लड़कियां बहुवचन व स्त्रीलिंग है, कर्ता पद, तो गाती हैं ये क्रियापद भी बहुवचन व स्त्रीलिंग है। इस प्रकार इस क्रियापद का प्रयोग कर्ता पद के अनुसार, लड़कियां के अनुसार हुआ, अतः ये भी एक कर्तृवाच्य है। कर्तृवाच्य का अभिप्राय हम समझ चुके हैं कि जहाँ कर्ता से क्रिया का संबंध हो, कर्ता का लिंग और वचन व कारक जो है वही क्रिया का लिंग, वचन, कारक होना चाहिए। ये होता है कर्तृवाच्य। अगला है कर्मवाच्य, यानी क्रिया का संबंध जहाँ कर्म से होता है, क्रिया का जो प्रयोग है वह कर्म के लिंग, वचन व पुरुष के अनुसार होता है, ऐसी स्थिति में वह कर्मवाच्य होता है। जैसे आप देख रहे हैं यह कहानी मेरे द्वारा लिखी गई, तो यहाँ आप देख रहे हैं कहानी ये कर्म है, यानी मेरे द्वारा जो कार्य किया गया वो था कहानी लेखन। कहानी लेखन मेरा कर्म था, तो कहानी ये कर्म पद जो है वह एक वचन व स्त्रीलिंग है और कर्ता पुल्लिंग है, जबकि आप क्रिया देख रहे हैं एक वचन व स्त्रीलिंग है, अर्थात यहाँ क्रिया का संबंध कर्ता से न होकर कर्म से हो गया, क्योंकि लिखी गई और कहानी दोनों का वचन और लिंग एक समान है, अतः ये कर्म वाच्य का उदाहरण है। जैसे मालिन द्वारा हार बनाया जाता है, इस उदाहरण में भी आप देख रहे हैं कि मालिन ये कर्ता एक वचन स्त्रीलिंग है, जबकि हार जो उसका कर्म है वह एक वचन पुल्लिंग है, और जबकि आप क्रिया देख रहे हैं
एक वचन पुल्लिंग है, अर्थात एक वचन व पुल्लिंग का संबंध किससे है? हार से। इसका मतलब क्रिया का संबंध कर्म से है, अतः ये कर्म वाच्य का एक उदाहरण हो गया। मैं आपको कर्म वाच्य की एक विशेष बिंदु यह बता दूं कि कर्म वाच्य जो होता है उस कर्म वाच्य में कर्ता पद के साथ के द्वारा या द्वारा चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप देख रहे हैं मेरे द्वारा या मालिन द्वारा, यानी कर्ता पद के साथ द्वारा इस कारक चिन्ह का प्रयोग भी होता है। ये एक विशेष पहचान है कर्म वाच्य की। और कर्म वाच्य में एक पहचान और भी है कि वाक्य सदैव सकर्मक वाक्य ही होते हैं। ये एक विशेष पहचान है। चलिए आगे चलते हैं। अगला वाच्य का अंतिम भेद जो है वह है भाववाच्य। भाववाच्य से अभिप्राय यह है कि जिस वाच्य में कर्ता अथवा कर्म की प्रधानता नहीं होती है, प्रधानता होती है भाव की। जैसे मरीज से उठा नहीं जाता या पहलवान से दौड़ा नहीं जाता। तो आप देख रहे हैं इन वाक्यों में न तो कर्ता से ना तो क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिए है और ना कर्म के लिए है। यहाँ प्रयोग भाव के लिए है। उठा नहीं जाना, दौड़ा नहीं जाता, ये सब भाव हैं। एक मुख्य बात आप यहाँ यह भी बिंदु ध्यातव्य कर लें कि भाववाच्य में सकर्मक वाक्य नहीं होते हैं, यानी कर्म का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होता है। इसके कुछ विशेष बिंदु मैं आपको आगे बताता हूँ, वह समझिए। कर्म भाववाच्य जो हैं वह प्रायः नकारात्मक वाक्य ही होते हैं जिसमें नहीं शब्द का प्रयोग होता है। भाववाच्य में क्रिया जो होती है वह पूर्णतः अकर्मक होती है, अर्थात उसमें कर्म का प्रयोग नहीं होता है। और एक मुख्य बात, भाववाच्य में जो क्रिया है वह हमेशा पुल्लिंग, अकर्मक और एक वचन ही होती है। यानी कि क्रिया का प्रयोग निश्चित है कि वह पुल्लिंग होगी, अकर्मक होगी और एक वचन होगी। जैसे चलो अब सोया जाए या ऐसी धूप में कैसे चला जाएगा, विधवा से रोया भी नहीं जाता, इस मोटे व्यक्ति से उठा नहीं जाता, चलो घूमने चला जाए। तो इन वाक्यों में आप देख रहे हैं अधिकतर नकारात्मक वाक्यों का प्रयोग हुआ है, कर्म है नहीं और क्रिया जो है वो पुल्लिंग है, अकर्मक है और एक वचन है। साथ साथ एक बात और भी मैं बता दूं आपको, भाववाच्य में से इस कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे विधवा से इस प्रकार रोया नहीं जाता, तो से आप देख रहे हैं इसमें प्रयुक्त हुआ है। इस प्रकार ये भाववाच्यों के उदाहरण हैं। आगे का अध्ययन हम अगली कक्षा में करेंगे।